हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत। मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पीसीओएस के सिम्टम्स और मैनेजमेंट के बारे में बात किया, इस वीडियो में हम लोग पीसीओएस का इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, पीसीओएस के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, पीसीओएस में डायबिटीज़ होता है या नहीं होता है, क्या पीसीओएस जेनेटिक इनहेरिटेड होता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे हैं सपना आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, पीसीओएस एक लाइफस्टाइल और डाइटरी डिसऑर्डर है और उसको हम लोग काफ़ी हद तक लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस करने के बाद हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आजकल हमारे ओपीडी में इनफर्टिलिटी, जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही होती, ऐसे बहुत सारे पीसीओएस के पेशेंट्स आते हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था, इस वीडियो में हम लोग वापस बात करेंगे। तो सपना, अगर पीसीओएस का इनफर्टिलिटी का पेशेंट आएगा तो हमारी एक अप्रोच क्या रहेगी, ओवरऑल एक अप्रोच क्या रहेगी, डिटेल्स में हम लोग बाद में बात करेंगे। कैसे अप्रोच रहेगी, कैसे अप्रोच करेंगे? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है कि जिन पेशेंट्स को प्रेगनेंसी नहीं रहती है, खासतौर से महिलाओं में, जो वो प्रेगनेंसी के लिए घर में ट्राई कर रहे होते हैं, 4-6 महीने और प्रेगनेंसी नहीं रुकती, तब वो हमारे पास आते हैं। और जब हम सब हिस्ट्री लेते हैं तो हम एक पीसीओ का फीचर उनमें है कि नहीं वो डायग्नोज करते हैं। और इस तरह से बेसिकली हमने पहले भी जब बात कर रखी है कि पीसीओ जो साइकिल, जो पीसीओ महिलाएं होती हैं, उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं वो एनओव्यूलेटरी होती है, मन में उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता है। और प्रेगनेंसी रुकने के लिए ओव्यूलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जो अंडा घर से उनके अंडाशय से छूटना चाहिए। अगर वो ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो पीरियड भी नहीं आएंगे। तो दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग उन सब में, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि डाइट है, लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज है, और साथ में हमने कुछ ब्लड टेस्ट की बात करी थी, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट और थायराइड हार्मोन टेस्ट, प्रोलैक्टिन करके भी एक हार्मोन टेस्ट होता है। और अगर उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस निकलती है तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हम उनको चालू करते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि हमने ये सब चालू कर दिया है, और अब हमने उनको ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है। तो ट्रीटमेंट में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, मतलब बीज बनाने की दवाइयाँ देना, और इसको हम ओवेरियन स्टिमुलेशन बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्लोमिफिन सिट्रेट करके एक दवा होती है, और दूसरी दवा एक लेट्रोजोल करके नाम से दवा आती है। और इनको हम लोग डे 3, मेंसेस के डे 3, तीसरे दिन से हम लगभग चालू करते हैं। 5 डेज़ का हम कोर्स देते हैं, और फिर फीमेल को 9वें-10वें दिन से हम लोग सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग करने के लिए बुलाते हैं। जो अंडा बनता है उसको हम फॉलिकल बोलते हैं। दवाई देने के बाद 8वें-9वें दिन से फॉलिकल बनने का प्रोसेस चालू हो जाता है। जब कोई भी महिला हमारे यहाँ जब फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए आती है तो हम लोग उनका ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी जो वेजाइना से नीचे से करा जाता है, जिसमें खास तौर से लेफ्ट और राइट साइड के ओवरीज में फॉलिकल्स कितने रिक्रूट हुए हैं, कितने बन रहे हैं, वो हम चेक करते हैं। और फॉलिकल के साइज पे हम लोग उनको 3 दिन में या 4 दिन में या 2 दिन में बुलाते हैं, और कौन कौन से दिन में ओव्यूलेशन होने वाला है वो हम प्रेडिक्ट करके बताते हैं। और उन दिनों में हम उनको रिलेशनशिप या इंटरकोर्स करने की सलाह देते हैं, और इसी को टाइम्ड इंटरकोर्स कहा जाता है। और ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, इससे हम कंफर्म कर पाते हैं। उनके एग्स बन रहे हैं कि नहीं, ये कंफर्म कर पाते हैं। क्योंकि जो पीसीओ महिलाएं हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि जिन साइकिल में ओवेरियन स्टिमुलेशन ड्रग्स दी जा रही है, जैसे क्लोमिफिन दी जा रही है, लेट्रोजोल दिया जा रहा है, तो उनको 100% ओव्यूलेशन होगा या एग फॉर्म होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं रहती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमको ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है, और हर साइकिल में हम असेस करते जाते हैं कि उनके फॉलिकल्स बन रहे हैं, नेचुरल ओव्यूलेशन हो रहा है, इंजेक्शन से ओव्यूलेशन कराने की ज़रूरत है। और इसके साथ में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम लोग उनकी एंडोमेट्रियम को भी मॉनिटर करते हैं। एंडोमेट्रियम मतलब बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और एक बच्चेदानी के मुंह पे पानी, सर्वाइकल म्यूकस, ये कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ओवरऑल मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चूँकि पीसीओएस मेन एक एन ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर है, जैसे सपना ने बताया कि ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो हम लोग ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन ड्रग्स देते हैं। हमारे पास 3 प्रकार की ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन मेडिसिन अवेलेबल है। एक क्लोमिफिन सिट्रेट, जो बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं। दूसरी अभी एरोमेटेज इनिबिटर आई है, उसको लेट्रोजोल करके हम लोग दवाई देते हैं। यूजुअली बहुत सारे पेशेंट्स में क्लोमिफेन से रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग लेट्रोजोल देते हैं। लेट्रोजोल 2.5 मिलीग्राम की टैबलेट हम लोग 3rd डे से स्टार्ट करते हैं। या तो दिन में 1 टैबलेट देते हैं, दिन में 2 टैबलेट देते हैं। 5 दिन के टैबलेट देने के बाद 11वें-12वें दिन से हम लोग सोनोग्राफी करते हैं। क्लोमिफेन हम लोग नॉर्मली 3 साइकिल से ज़्यादा नहीं देते। 3 साइकिल के बाद अगर फॉलिकल नहीं बन रहा है एक साइकिल में, तो डायरेक्टली अगली साइकिल लेट्रोजोल से स्टार्ट करते हैं।
अगर फॉलिकल पहली साइकिल में बन रहा है तो 3 साइकिल तक हम लोग देख सकते हैं बीज बन रहा है कि नहीं। अगर उससे नहीं प्रेगनेंसी रुकती तो हम लोग लेट्रोजोल देते हैं। लेट्रोजोल 3 या 4 साइकिल देने के बाद भी अगर टाइम इंटरकोर्स के साथ प्रेगनेंसी नहीं रुकती तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम लोग पेशेंट का HSG मतलब नली का एक टेस्टिंग करें, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी करके करें, या फिर लेप्रोस्कोपी करके करें। वो एक अलग विषय बात करने का विषय है। यूजुअली हम लोग HSG करके देखते हैं नलियाँ खुली हैं कि नहीं, और अगर नली खुली है तो उसके बाद हमारे पास वापस लेट्रोजोल पे जाने का ऑप्शन रहता है, या फिर गोनेडोट्रोपिन्स इंजेक्शंस पे जाने का होता है। गोनेडोट्रोपिन्स के बारे में कुछ बताइए। जी, अभी इसमें क्या होता है ना कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पेशेंट हमारे पास आते हैं कि 2 से 3 महीने हो गए मैडम, 4 महीने हो गए, हमको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो हमको एक ओवरऑल उनको काउंसलिंग भी करनी पड़ती है कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम क्लोमिफेन सिट्रेट देंगे, अगर उससे हमको रिस्पॉन्स हमारे हिसाब से नहीं मिल रहा है तो हम लेट्रोजोल पे जाएंगे, और फाइनली हम गोनेडोट्रोपिन्स जो हम बात कर रहे हैं, इंजेक्शंस की हम जो बात कर रहे हैं, वो हम एड ऑन करेंगे। अब इसमें 2 तरीके से हम गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शंस दे सकते हैं। हम दवाई के साथ दे सकते हैं, जैसे लेट्रोजोल के साथ हम गोनेडोट्रोपिन्स को ऐड कर सकते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स हम बार बार नाम बोल रहे हैं, ये वह इंजेक्शंस हैं जो हम वही तीसरे चौथे दिन से चालू कर सकते हैं। और जो अंडे बनाने के इंजेक्शंस होते हैं, जो काम दवाई से नहीं हो रहा है तो हमको अंडे बनाने के लिए हम उनको इंजेक्शंस ऐड कर सकते हैं। इसमें कई तरह के आते हैं, जो IVF साइकिल्स होती हैं उनमें रिकॉम्बिनेट इंजेक्शंस आ गए हैं, और यूरिनरी इंजेक्शंस होते हैं। ये सब डॉक्टर अपने हिसाब से देते हैं, क्योंकि इनका कॉस्ट फैक्टर बहुत फ़र्क पड़ता है, इन सब में कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। तो जो हम इंजेक्शंस को ऐड ऑन करते हैं तो इंजेक्शंस हमको कम देने पड़ते हैं, पेशेंट की कॉस्ट कम होती है अगर गोली और इंजेक्शन को साथ में दिया जाए तो। लेकिन अगर सिर्फ अकेले इंजेक्शन से चालू करते हैं तो उनको ज़्यादा नंबर ऑफ इंजेक्शंस भी ज़्यादा लेने पड़ते हैं, लंबे समय तक लेने पड़ते हैं, और ओवरऑल पेशेंट का कॉस्ट भी बढ़ता है। इन सभी चीज़ों में हमारा ये टारगेट होता है कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनका 1 to 2 फॉलिकल्स तो बने ही बने, ये हमारा टारगेट होता है। बट अगेन पेशेंट का केस कैसा है, उसकी ओवरीज कितनी रेजिस्टेंट है या कितनी रिस्पॉन्ड कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कि कई बार 4 एग्स भी बन जाते हैं, 4 फॉलिकल्स भी देखने में आते हैं, और कई बार 1 या 2 भी आते हैं, और कभी कभी बिल्कुल भी फॉलिकल्स नहीं बनते हैं। तो ये जब दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप, उससे ही हमको ये असेस करना पड़ता है। चूँकि जैसे मैंने बताया एन ओवुलेटरी डिसऑर्डर है, तो हमारा मेन एम है ओवुलेशन कराना, अंडे बनाना। पहले टैबलेट से ट्राई करते हैं, एक प्रकार की टैबलेट दी, उससे अगर नहीं फ़र्क पड़ता है तो दूसरी प्रकार की टैबलेट ट्राई करते हैं, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है तो इंजेक्शंस पे आते हैं। अभी इंजेक्शंस हम लोग अकेले भी दे सकते हैं, लेकिन एक अकेला इंजेक्शन देने में, ये इंजेक्शन नॉर्मली एक इंजेक्शन 1500 से 2000 रुपये का एक इंजेक्शन आता है, और अकेले इंजेक्शन देंगे तो ऐसे 7 या 8 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो पेशेंट का पर साइकिल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो यूजुअली हम लोग इसको लेट्रोजोल के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि पेशेंट का पर साइकिल एक्सपेंडिचर कम हो जाए। इंजेक्शंस देने से फॉलिकल जो बनता है उसका नंबर ज़्यादा हो सकता है, क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, और ओवरऑल क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है, तो प्रेगनेंसी लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हमको OPD में आके ऐसा पूछते हैं कि सर आप डायरेक्ट इंजेक्शन दे दो पहली साइकिल में, वो हम लोग नहीं करते, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्टली हमने इंजेक्शन दे दिया, ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी रुकी जाए, पेशेंट का ओवरऑल एक्सपेंडिचर का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये तो रहा इंजेक्शन। सपोज हम लोग इंजेक्शन 1 साइकिल ट्राई किया, 2 साइकिल ट्राई किया, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, पेशेंट हमारे पास 7-8 महीने हो गया है, फिर अगला स्टेप क्या होता है? जैसे आपने अभी बोला कि हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स को चेक करते हैं, अगर वो फेलोपियन ट्यूब्स की चेकिंग अगर पहले हो चुकी है तो ठीक है, तो हमको पता है कि नलियाँ खुली है। इस पॉइंट पे मैं एक बात और फिर से बताऊंगी कि प्रेगनेंसी रहने के लिए 3 प्रोसेस होता है। 1 इज़ ओव्यूलेशन, जो हम इतनी देर से बात करें। दूसरा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है अंडा और स्पर्म का मिलना, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो फेलोपियन ट्यूब्स नलियों में होता है। अगर कोई कारण से नली में कचरा है या नली बंद है या ब्लॉक है तो ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ये सब नेचुरली हो रहा है फीमेल की बॉडी में। तो इसलिए हमको मेक श्योर करना है कि नलियाँ खुली है कि नहीं। उसके लिए या तो एक्सरे का तरीका होता है या सलाइन सोनोग्राफी करके एक प्रोसीजर होता है, वो हमको करना चाहिए, या फिर लेप्रोस्कोपी। लास्ट में लेप्रोस्कोपी है। अब लेप्रोस्कोपी में 2 तरीके होते हैं। कुछ डॉक्टर्स एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के नाम से उसको बोलते हैं। डायग्नोस्टिक करना मतलब हम पेट में झांक के देख रहे हैं, जो चीज़ हम सोनोग्राफी से नहीं देख पा रहे हैं वो डायरेक्ट हम कैमरे से लेप्रोस्कोप के थ्रू चेक कर रहे हैं, और उसके साथ हम ट्यूब टेस्टिंग का भी काम करते हैं। और इसमें साथ में हम थेरापेटिक लेप्रोस्कोपी भी कर देते हैं कि कभी कभी अगर कोई पॉलिप है या फिर है ना कोई फेलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉक है तो वो उसी के प्रोसेस के साथ हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक लेप्रोस्कोपी में एक टर्मिनोलॉजी है, बहुत बेटर टर्मिनोलॉजी है, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, LOD बोलते हैं। चूँकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ओवरीज बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं,
अगर कुछ भी करने से फॉलिकल नहीं मिल रहा है, हमने क्लोमिफेन ट्राई किया, लेट्रोजोल ट्राई किया, गोनाडोट्रोपिन ट्राई किया, उसके बाद भी अगर हमको फॉलिकल नहीं मिलता है तो लेप्रोस्कोपी करके हम लोग ओवरीज में ड्रिल करते हैं इलेक्ट्रिक कॉटरी से। ओवरी के ऊपर एक एक ओवरी के ऊपर हम लोग 4 होल्स ड्रिल करते हैं। रूल ऑफ 4 बोलते हैं उसमें, 4 सेकेंड 4 वॉट एट 4 पॉइंट्स इन ईच ओवरी। दोनों ओवरी में ड्रिल करते हैं और लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने के बाद अगले महीने से पेशेंट को ओवुलेशन स्टिमुलेशन में लगभग 90% पेशेंट्स को रिस्पॉन्ड ज़्यादा होने लगता है। अच्छा, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कब करते हैं ये तो मैंने बताया, इसके फ़ायदे क्या होते हैं वो आप बताओ मेरे को। आप एक टर्म यहाँ पे यूज़ करें रेजिस्टेंस, तो सबकी जानकारी के लिए मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि रेजिस्टेंस शब्द का यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कि ओवरीज बहुत रेजिस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो दवाइयाँ दे रहे हैं, अंडे बनाने की दवाइयाँ दे रहे हैं या अंडे फॉलिकल बनाने के जो इंजेक्शंस दे रहे हैं, उसको ओवरीज रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि इतना सब देने के बावजूद उनके अंडे नहीं बन रहे हैं, उसको हम रेजिस्टेंट ओवरीज बोलते हैं कि ओवरीज ना तो दवाई से ना इंजेक्शन से अंडे नहीं बन रहे, और जैसे कि अंडे नहीं बनेंगे तो फिर से प्रेगनेंसी नहीं रुकेगा। तो ओवरीज क्यों रेजिस्टेंट है, वो पीसीओ के फैक्टर के कारण रेजिस्टेंस है, और उसका ट्रीटमेंट आपने बताया कि पीसीओ ड्रिलिंग होता है, और ये जो डॉक्टर रजत ने यहाँ पे बताया है कि इस तरह से ये होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है जो हम ड्रिल करते हैं अलग अलग जगह, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ओवरी में वो रिड्यूस होती है और वो रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, और जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो रेशियो इस तरह के पेशेंट्स में बिगड़ जाता है, वो वापस से नॉर्मल करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। बट इसके साथ साथ डाइट, लाइफस्टाइल और इंसुलिन सेंसिटाइजर्स ये तो अपनी जगह पे चालू ही रहने वाले हैं, ये कभी भी बंद नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने से पहले हमको प्री ऑपरेटिव एएमएच लेवल करना बहुत ज़रूरी है और पोस्ट ऑपरेटिव एएमएच लेवल करना बहुत ज़रूरी है। एलओडी करने से हमारा एलएच लेवल कम होता है और एएमएच लेवल कम होता है, वो हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। कभी कभी बहुत जोश में बहुत ज़्यादा पंचर कर देते हैं तो कभी कभी पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवरी से प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में चला जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने प्रीवियसली 2 साल 3 साल 4 साल पहले लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कराया है पीसीओडी के लिए, और अब वो हमारे पास पीओएफ प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में आते हैं। इसलिए हम लोग लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने का एडवाइस करते हैं, लेकिन 1 डेढ़ 2 साल के कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट के बाद अगर ओवेरियन रेजिस्टेंस होती है और एएमएच बहुत ज़्यादा है 5 6 7 8 9 10 11, तो उस पेशेंट्स में हम लोग लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करने का एडवाइस करते हैं। हालांकि एक मेजर सर्जरी है, बहुत सारे लोग जस्ट कुछ नहीं है, लेप्रोस्कोपी में कुछ नहीं कर रहा है तो चलो ओवेरियन ड्रिलिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। बहुत रेयर सर्कमस्टांसिस में करना होता है। और एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जिनके बहुत सारे पेशेंट्स आईवीएफ में जाते हैं, हम लोग लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग नहीं एडवाइस करते, क्योंकि ओवेरियन ड्रिलिंग करने के बाद हमने देखा है 50-60% पेशेंट्स को ओवेरियन फेलियर में या फिर बहुत कम एएमएच की तरफ जाते हुए। यहाँ पे मैं एक पॉइंट को फिर से स्ट्रेस करूँगी कि सिर्फ 10% वेट लॉस की हम बात कर रहे हैं। Yes. अगर एक इंसान, एक फीमेल अगर 100 kg की है फॉर एग्जांपल, अगर वो 10 kg रिड्यूस कर ले तो वो ऑटोमेटिक उनका ओव्यूलेशन होने लगता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है। हम ऐसा बोल ही नहीं रहे कि आपकी हाइट के हिसाब से अगर आपका 55 या 60 kg है तो आप 55 या 60 kg पे लाइए, ऐसा हम बोलते ही नहीं है। अगर 90 kg के अगर आप 9 kg रिड्यूस कर लेते हैं तो आपके ऑटोमेटिक ओव्यूलेशन होने लग जाते हैं, और आप ये सारे कठिन प्रोसीजर से आप बच सकते हैं और आपको नेचुरल प्रेगनेंसी रहने का चांस भी बढ़ जाता है। ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन में हम लोग लेट्रोजोल या क्लोमिफेन स्टेटेट या गोनाडोट्रोपिन यूज़ करते हैं। अपने इंसुलिन सेंसिटाइजर बोला, मेटफॉर्मिन, मायोजेनेस्ट्रॉल या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। राइट। इसके साथ साथ हम लोग कुछ और को प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हम लोग जी, कई बार स्पेसिफिकली पीसीओडी के लिए। यस, इसमें हमारे लिए थायराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे लिए थायराइड लेवल्स अगर हमारे ट्रीटमेंट के इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि थायराइड अगर एक कट ऑफ होता है 5, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली उनको हाइपोथायराइडिज्म है, तो हमको उनको चालू करना पड़ता है। लेकिन जो पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पा रहे उनके लिए हमारे कट ऑफ लेवल्स थोड़े से अलग होते हैं, लगभग 1.5 से 2 के आसपास हम उनको मेंटेन करना चाहते हैं। और कई सारे पेशेंट्स में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का भी फैक्टर होता है, तो उस तरह
के केसेस में हम उनको थायराइड मेडिकेशन चालू करते हैं। कुछ पेशेंट्स में प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है जो पीसीओ के साथ एलिवेटेड रहता है। अगर वो बॉर्डर लाइन एलिवेटेड है या वो हमारी रिपोर्ट्स में एलिवेटेड आता है, साथ में हम पेशेंट से दूसरा हिस्ट्री टेकिंग भी करते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल उनको मेंसेस के पहले ब्रेस्ट में हैवीनेस होना, कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट में से चिकना पानी निकलता है। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स है तो हमको उनको 8 to 12 वीक्स का वीकली हम कोर्स देते हैं, हफ्ते में एक गोली हमको देनी पड़ती है। तो हमको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया को भी साथ में ट्रीट करना पड़ेगा। और एक तीसरा फैक्टर होता है कि एंड्रोजेनिज्म, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया का एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो उस तरह के पेशेंट्स में हम डेक्सोना करके एक मेडिसिन है वो भी हम ऐड ऑन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ आईयूआई और आईवीएफ का क्या रोल है? मतलब बहुत सारे पेशेंट्स पीसीओएस के इतने फंसी होते हैं, इतने इरिटेट हो गए होते हैं, हर जगह जाके 2-4 जगह सीधे आके बोलते हैं कि सर आप आईयूआई करो या फिर हमको आईवीएफ के लिए ले लो। हम लोग कब आईयूआई का एडवाइस करते हैं, कब करना चाहिए, कितना साइकिल आईयूआई करना चाहिए, और आईवीएफ के लिए कब एडवाइस करना चाहिए? जी, अभी हमारी ट्रीटमेंट चालू है, सब कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजर्स चालू है। हम क्लोमिफिन हमने देके ट्राई कर लिया, हमने लेटोजल देके 4 to 6 साइकिल्स ट्राई कर लिया। तो पेशेंट भी रिजल्ट मांग रहा हो, हम भी पेशेंट को रिजल्ट देना चाहते हैं, तो हम गोनाडोट्रोपिन के साथ उनको स्टिमुलेट करते हैं। अब आईयूआई क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इस शब्द को एक बार हम थोड़ा समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जब भी अंडा तैयार होता है या ओव्यूलेशन होता है, उस समय हम लोग कपल्स को नेचुरल इंटरकोर्स रखने के लिए घर पे बोलते हैं। लेकिन आईयूआई प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, हस्बैंड का जो सीमेन सैंपल है वो हम कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके उसमें से जो बेस्ट ऑफ द स्पर्म्स होते हैं, जो अच्छे गुड हैं, मोटाइल हैं, डेब्रीज जो पस सेल्स है या डेब्रीज है या जो कचरा है हमारी मेडिकल नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको निकाल के हम डायरेक्ट वो सैंपल को ओव्यूलेशन के समय स्त्री की बॉडी में नीचे से आईयूआई कैनुला से इंसर्ट कर देते हैं यूट्रस के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये पहली पॉइंट है कि आईयूआई होता क्या है। अब जब हमने गोनाडोट्रोपिन दिए, ओवेरियन स्टिमुलेशन ड्रग्स दी, और सपोज हमारी साइकिल में मोर देन 1 एग बन गया, एटलीस्ट 2 to 3 फॉलिकल्स बन गए, कई बार 4 फॉलिकल्स भी बन जाते हैं। कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरीज में ये रेस्पॉन्स प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इनफैक्ट आईवीएफ साइकिल्स में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा अंडे बन जाते हैं। तो अगर हमारे 3 to 4 हमारे अंडे अगर बन गए हैं तो हम उनको आईयूआई साइकिल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। घर पे जो वो इंटरकोर्स कर रहे हैं, इन रिलेशनशिप रख रहे हैं, उसके अलावा हम उनके हस्बैंड का सैंपल ओव्यूलेशन के टाइम पर हम उसको और उसकी टाइमिंग कर देते हैं कि हम उनको अंडा छूटने का इंजेक्शन देते हैं। और एससीजी करके हार्मोन होता है जिससे हम अंडा छूटने का इंजेक्शन बोलते हैं। और इसके बाद हम ऑलमोस्ट 24 to 36 आवर्स के अंदर हम वो आईयूआई प्रोसीजर प्लान करते हैं। तो ये आईयूआई प्रोसीजर एक बेसिक प्रोसीजर है जो एक लेवल 1 का एआरटी सेंटर्स पे करा जा सकता है। और इसमें हस्बैंड का सीमेन सैंपल हम अपने हिसाब से उनके ओव्यूलेशन के टाइम को प्रेडिक्ट करके हम बुलाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और उसमें से जो अच्छे स्पर्म से डायरेक्ट महिला के यूट्रस में डालते हैं, जिससे ओवरऑल 4 to 5% प्रेगनेंसी रहने का चांस बढ़ता है। जैसा मैंने आगे बोला वीडियो में, पीसीओडी एनओवुलेटरी डिसऑर्डर है। पीसीओडी में ओवुलेशन नहीं होता है। एनओवुलेशन को अगर आप करेक्ट कर देंगे तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस नॉर्मल हो जाएंगे। अगर पेशेंट का फेलोपियन ट्यूब्स खुला है, हस्बैंड सीमेन काउंट बराबर है और 9 गुड ओवुलेटरी साइकिल्स हमको मिलती है, 9 to 12, तो पेशेंट को कोई एक साइकिल में प्रेगनेंसी रुक जाना चाहिए। ऐसी 9 से 12 ओवुलेटरी साइकिल्स हो गई और उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है तो हम उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं डायग्नोसिस। और ऐसे केसेस में हम लोग 3 साइकिल आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। आईयूआई ट्राई करने के लिए हम लोग नॉर्मली लेट्रोजोल से भी कर सकते हैं, क्लोमिफेन से भी कर सकते हैं, या फिर लेट्रोजोल प्लस गोनाडोट्रोपिन के साथ कर सकते हैं। चूँकि गोनाडोट्रोपिन देने से साइकिल का कॉस्ट बढ़ जाता है और आईयूआई करने से हम लोग प्रेगनेंसी रहने के चांसेस और बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग यूजुअली गोनाडोट्रोपिन और आईयूआई दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं ताकि हमको 2 या मैक्सिमम 3 फॉलिकल मिले। 3 फॉलिकल से ज़्यादा पे हम लोग यूजुअली आईयूआई नहीं एडवाइस करते। वो साइकिल को हम लोग या तो नेचुरल इंटरकोर्स साइकिल में जाने देते हैं या फिर उसको रिलेशन रखने का एडवाइस नहीं करते ताकि मल्टीपल प्रेगनेंसी पेशेंट्स को ना रुके। तो हम लोग आईयूआई 2 या 3 साइकिल मैक्सिमम ट्राई करते हैं। अगर 3 साइकिल के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हमको पेशेंट को या तो वॉचफुल वेटिंग में बोल देते हैं या फिर हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेप आईवीएफ का एडवाइस करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में पेशेंट को काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं 2 या 3 महीने उन्होंने स्टिमुलेशन ड्रग्स लिया है और बोलते हैं हमको प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रहा है, हमको प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रहा है। क्योंकि प्रेगनेंसी रुकने के लिए एक नॉर्मल साइकिल में
जिसमें अगर अंडा बना है, टाइम्ड इंटरकोर्स करा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ले रहे हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स ले रहे हैं, तो एक नॉर्मल साइकिल में 7 to 10% चांस होता है प्रेगनेंसी रहने का। बट अगर उसमें एडिशनल को फैक्टर्स है, लाइक मेल फैक्टर भी है उसमें थोड़ा बहुत, या कोई पॉलिप्स है, या फीमेल में भी और कोई एडिशनल फैक्टर है, तो ये जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है, 5 to 7% हो जाता है। इसलिए जैसे आपने बताया इस समय कि 9 गुड साइकिल्स, तो हमको उनको ये बताना पड़ेगा पेशेंट को कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपका ओवरऑल प्रोसेस है कंसिस्टेंट होना चाहिए। कई बार बोलते हैं हम तो 3 महीने से दवा कर रहे हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम सब कुछ बंद कर देंगे। पीसीओ एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उसमें सब चीज़ें हमको कंटिन्यूसली चालू ही रखनी है। अगर द मोमेंट आप ये सब चीज़ बंद कर देंगे, यू विल अगेन कम बैक टू जीरो। क्योंकि अगर इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की असर आने में मिनिमम 12 वीक्स लगते हैं, 10 to 12 वीक्स। अब 3 महीने लेने के बाद अगर वो मेडिसिन को आप बंद कर देंगे, जब आपको उसकी असर आनी शुरू हुई है तो वो आप वापस बैक टू जीरो पे चले गए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है धीरज रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप जाना, और डेफिनेटली इसमें 70 to 80% महिलाओं में रिजल्ट्स मिलता है, बट इट विल टेक 12 to 15 मंथ्स। अच्छा, ग्रॉस पॉलीसिस्टिक ओवरी का पेशेंट आया, बहुत सारी जगह से ट्रीटमेंट करवा के आया, 2-3 बार आईयूआई करा के आया, डायरेक्ट आके बोलता है कि सर हमको आईवीएफ करना है। यस। तो हम लोग उसको डायरेक्ट आईवीएफ के लिए एडवाइस करेंगे या फिर इंसुलिन सेंसिटाइज़र देने के 2-3 महीने बाद एडवाइस करेंगे। इंसुलिन सेंसिटाइज़र हम उसको आईवीएफ साइकिल में कब एडवाइस करेंगे, उसकी कौन सी रिपोर्ट आएगी, तब हम इंसुलिन सेंसिटाइज़र के साथ बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो ट्रीटमेंट पहले से बंद है 7-8 महीने से, कि अभी वो कंटिन्यूएशन में आया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत थक चुके होते हैं और बहुत निराश हो चुके होते हैं, और हम भी ये बात को समझते हैं, लेकिन उनकी जो 7-8 महीने से दवाइयाँ बंद है तो वो वापस ज़ीरो लेवल पे आ गए। और जैसा हमने कहा है कि कोई भी प्रोसीजर की सक्सेस के लिए हमारे लिए इंसुलिन सेंसिटाइजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन डी के बिना आईवीएफ या कोई भी कंसेप्शन एडवाइसेबल नहीं है। तो हम उसको वो चेक करेंगे, फिर से हमको उनको काउंसिल करनी पड़ेगी कि आपको ये वापस स्टार्ट करना है अगर उनका ये बंद है, और अगर उनका चालू है तो एक साइकिल, 1 साइकिल हम, अगर उनका सब प्रोसेस चालू है, अगर वो हमारी पेशेंट है, वो कंटिन्यूएशन में चालू है, तो 1 साइकिल हम उनको उनके हार्मोन लेवल्स को देख सकते हैं। एक साइकिल उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दे सकते हैं, लो डोज, और उस हिसाब से उसके बाद हम उनको साइकिल पे ले सकते हैं। पहले हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट करवाते हैं अगर पेशेंट हमारा नहीं है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉजिटिव है तो उसको इंसुलिन सेंसिटाइजर पे ले लेते हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजर चालू करने के से फ़ायदे क्या है कि एक तो एग की क्वालिटी इंप्रूव होती है 12 वीक्स के बाद, और दूसरा जब हम लोग ये पेशेंट्स को आईवीएफ के लिए लेते हैं तो इनमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का मतलब है कि 15 बीज बन गए, 30 बीज बन गए, 40 बीज बन गए। वो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन कभी कभी पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब हम लोग ये इंसुलिन सेंसिटाइज़र चालू करते हैं तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और उससे पेशेंट का प्रेगनेंसी रहने का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसलिए डायरेक्ट हम लोग कभी एडवाइस नहीं करते। सपोज इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है पेशेंट को, फिर हम लोग बोल सकते हैं। फिर भी हम लोग 2 या 3 महीने का फॉलिक एसिड, विटामिन B12 के बाद ही पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप प्रेग्नेंट आईवीएफ के प्रोसेस के लिए जाएं। और लाइफस्टाइल और डाइट का हम लोग बार बार बोलेंगे वीडियो में कि वो कंटिन्यूस चालू ही रहना चाहिए। जो पेशेंट्स करते हैं, जिनका वेट रिड्यूस होता रहता है, उनको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। कुछ लोग हमको ऐसा ही बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वेट के कांटे पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको रिजल्ट मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और अगर प्रेगनेंसी रुक भी जाती है तो मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पीसीओ वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको वेट लूज करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए हम इंसुलिन सेंसिटाइजर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं वो उनको वेट रिडक्शन में भी हेल्प करते हैं। मेरा भी हेल्प करेंगे। चलो, तो ये तो रही इनफर्टिलिटी में पीसीओएस का ट्रीटमेंट का बात। अब ये बताओ, कुछ लोग बोलते हैं पीसीओएस क्या मेरी गलती है सर, ऐसा मेरे को आके पूछते हैं। मेरी मतलब पेशेंट की खुद की गलती है। आपका उसके बारे में क्या बोलना है? देखिए, बहुत ज़्यादा इट्स अ हार्मोनल एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इसका नाम ही वही है। और कई बार क्या है, इग्नोरेंस के कारण भी लोगों में ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जैसे बच्चे हैं, बच्चे यंगर कैटेगरी या यंगर एज ग्रुप में हम देखे जाएं तो उनको बहुत ज़्यादा केक और बिस्किट्स और कुकीज़ खाने का और चॉकलेट्स खाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। बट ओकेजनल, एवरी 10 डेज, हफ्ते में 1 बार या महीने में 4 बार इज़ गुड इनफ। बट अगर वही इनटेक रोज रहता है किसी न किसी फॉर्म में, तो वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसलिए बच्चों में भी ये अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जो खा रहे हैं वो आपके हार्मनी ऑफ हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है।
तो बेसिकली थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट इसमें बोलते हैं, हेरिडिटरी कंपोनेंट बोलते हैं कि अगर मदर्स में है तो वो कंपोनेंट फीमेल्स में, बच्चियों में आ सकता है। लेकिन अगर बच्ची अपने पहले दिन से ही, शुरुआत से ही, जब से उन्हें उनके पीरियड्स आ रहे हैं, यंगर एज ग्रुप से ही अगर अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखेगी, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगी और अपने डाइट को गुड फाइबर डाइट और गुड एक्सरसाइज के साथ हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन जब भी आप जागे, आपको जाग जाना पड़ेगा और आपको थ्रू आउट लाइफ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना कि जब जगो तभी सुबह, जागो जाग्या त्यारे सवार, गुजराती में ऐसे बोलते हैं। क्या पीसीओएस रिवर्सिबल है? हम लोग उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं? वेट रिडक्शन की हम जैसे कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि वही वेट, पीसीओ रिवर्सिबल नहीं है। वो बॉडी में आपके अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको लाइफस्टाइल और डाइट से उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आपने 10%, ऐसा नहीं सोचना है कि अभी मेरे को प्रेगनेंसी रखनी है इसलिए मेरे को 10% वेट रिड्यूस करना है। अगर वो रिड्यूस हो गया है तो उसको फिर मेंटेन भी करके रखना है। क्या होता है कि हमने कर लिया, कई लोग बोलते हैं कि हमने तो इतना सारा 15 किलो 20 किलो वजन कम कर लिया था और बाद में 6 महीने के बाद वापस बढ़ गया। तो ऐसा नहीं करना है, उसको मेंटेन करके रखना है और इसलिए वो हर दिन, वो 365 दिन हमारे लिए वो चालू रखना है सारा प्रोसेस। पीसीओएस वाले पेशेंट को भविष्य में डायबिटीज़ होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली दोज पेशेंट जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है उनके मदर फादर में, या उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस पॉजिटिव आता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी अलग अलग डिग्रीज होती हैं, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये एक मोटिवेशनल पॉइंट है। अगर हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का चांस रहता है, प्लीज़ आप ये डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करें ताकि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का चांस कम हो, या फिर हो तो लेट हो, और अगर हो तो उसका सिवियरिटी बहुत कम हो। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मेरे को ये बताओ, क्या पीसीओएस वाले पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है? कुछ ओसी पिल्स की, बर्थ कंट्रोल पिल्स की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली ओव्यूलेट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं तो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सहारा ले सकते हैं। दे आर द बेस्ट फॉर पीसीओ पेशेंट्स, क्योंकि उसमें उनके पीरियड्स रेगुलर आते रहेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करेगा और ओवरऑल उनकी जो साइकिल्स रेगुलर बनी रहेगी, जिसमें जो पीसीओ वाले पेशेंट में सबसे मेजर प्रॉब्लम है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था, आप नॉर्मल सस्ती वाली 70, 80, 100 रुपये वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ले सकते हैं लेकिन अगर एक्नी और हर्सुटिज्म, एंड्रोजेनिक सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइप की या तो सिप्रोटेरोन एसीटेट या फिर ड्रोस्पेरिनोन कंपोनेंट वाली ओसी पिल्स आती हैं। लेकिन सिप्रोटेरोन एसीटेट वाली टैबलेट्स नहीं लेनी है कि अगर आप अगले 3-4 महीने के अंदर प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हैं। बाकी ड्रोस्पेरिनोन वाली टैबलेट्स आप ले सकते हैं। एक्नी मतलब कील मुहासे और हिर्सुटिज्म मतलब चिन पे बाल, अनचाहे बाल, मेल पैटर्न ऑफ हेयर जो अलग अलग जगह पे आ रहे हैं। पीसीओएस भविष्य में, फ्यूचर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कर सकता है जी। उसके बारे में कुछ रोशनी डालें। जी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब एक्चुअली एशियंस में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में बढ़ रहा है। क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसीज, लिपिड्स, जो हमारे लिपिड्स, हमारा जो चर्बी का प्रमाण है बॉडी में, जो बैड चर्बी है हमारी, हाइपर कोलेस्ट्रोलोनिमिया, लाइक कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिपिड्स लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ओवरऑल एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जो नलियाँ हैं, हार्ट की जो नलियाँ है खास तौर से, उसमें ये सब जमना, हमारा प्रोसेस, उनमें ब्लॉक्स पैदा होना, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम टुगेदर लेके चलते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरलिपिडीमिया और सेंट्रल ओबेसिटी। हम जो 2 तरह की शेप्स की बॉडी की बात करते हैं, एक एप्पल शेप और एक पेयर शेप्ड होती है। एप्पल शेप बॉडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। एप्पल शेप बॉडी का मतलब है कि पेट की तरफ से मोटापा, और जितना ज़्यादा पेट बढ़ेगा उतना मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस भविष्य में बढ़ेंगे और उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। इसलिए नया जो कट ऑफ है हमारे एशियंस के लिए, इंडियंस के लिए, वो है कि फीमेल में जो वेस्ट सरकमफरेंस है, वेस्ट सरकमफरेंस मतलब नाभि के लेवल पे अगर हम वो मेजरमेंट करें तो 80 सेंटीमीटर या उससे कम होना चाहिए, और मेल्स में 90 सेंटीमीटर या उससे कम हमारी कमर होनी चाहिए। बैरियाट्रिक सर्जरी करके एक टर्म है, मतलब जो वजन तार, ओबेसिटी सर्जरी जो लोग बोलते हैं लेप्रोस्कोपी करके, उसका पीसीओडी में कोई रोल है? अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ग्रॉसली अगर ओवरवेट है, लाइक 150 kg या 175 kg या 200 kg, इस तरह के जो ग्रॉसली ओवरवेट पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनका चलना फिरना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, तो उनकी एज और डॉक्टर की सलाह के साथ वो ये सोच सकते हैं। बट वो एक बहुत ही लंबा सर्जरी, एक प्रॉपर सर्जरी होता है, और वो अपने डॉक्टर के गाइडेंस में आप कर सकते हैं।
जैसा हम इस वीडियो में 1000 बार बोल चुके हैं, लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा पेट जो होता है, बैरियाट्रिक सर्जरी में वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की सर्जरीज होती हैं। स्लीव रिसेक्शन होता है, वाई बैंडिंग होता है। स्टमक की कैपेसिटी बेसिकली वो छोटा करते हैं। स्टमक की कैपेसिटी जब छोटा करेंगे तो आप थोड़ा भी खाएंगे, उसके बाद वो भूख नहीं लगेगी, पेट भर जाएगा। तो पेशेंट ज़्यादा जब नहीं खाएगा तो ऑब्वियस चीज़ है कि उसका वजन कम होगा। लेकिन बैरियाट्रिक सर्जरीज के जो लॉन्ग टर्म जो हमारे इनफर्टिलिटी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि विटामिन डेफिशिएंसीज ज़्यादा होती है, स्पेशली B12 डेफिशिएंसी और फैट सॉल्युबल विटामिन जो विटामिन A, D, E और K होते हैं, तो वो ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। जैसा सपना ने बोला, जैसा अदनान सानी साहब को हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा उनका वेट बढ़ा हुआ था, वो उठ नहीं सकते थे, उनको चलने फिरने में तकलीफ होती थी। ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली बैरियाट्रिक सर्जरी एडवाइस करते हैं, पर हमारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ऐसे पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। इसलिए हम लोग, जैसा सपना ने बोला, 14-15 साल की उम्र से ही हर एक लेडी को, हर एक बच्चे को हमको इस चीज़ के लिए सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि बेटा गार्डन में जाके खेलो, साइकिल चलाओ, डांस करो, स्विमिंग करो, वॉकिंग करो, दौड़ो, टू व्हीलर कम यूज़ करो, मोबाइल कम यूज़ करो। ये सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे एक मैडम ने बोला था कि घर के छोटे छोटे काम भी अगर आप करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी लेके आए, पेरेंट्स को पानी दें, ये फूल में पानी डालें, ये सारी चीज़ें करने से भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट फ़ायदा होता है। आजकल के बच्चे जो हैं सब काउच पोटैटो हो रखे हैं, उनको बेड पे चिप्स चाहिए, कुकीज़ चाहिए, चॉकलेट पेस्ट्री चाहिए और बैठ के टीवी या मोबाइल देखना है। उससे सीडेंटरी लाइफस्टाइल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बचपन से ही अगर ये चीज़ इनकलकेट करें तो उस चीज़ तक हम लोग नहीं पहुँचेंगे। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला। बैरियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड मैं दूसरा एक पॉइंट बताऊंगी कि अगर किसी की बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है और अगर उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो ऐसा बोला जाता है कि 18 महीने के बाद ही उनको ये सोचना है, क्योंकि इससे जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है, ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को फुलफिल, बॉडी एकदम रिकवर हो जाए। और उसके बाद भी जब प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो उसके 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन D एडिक्वेट डोज में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बाद में प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस और बच्चे में खराबी आने के भी चांस बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा PCOS के बारे में सेकंड और एक्सटेंडेड सेशन। हो सकता है कि काफ़ी टॉपिक्स हमसे मिस हो गए हो। आप हमको बताएं, DM करके बताएं, कमेंट्स करके बताएं कि हम लोगों को PCOS के बारे में और कोई टॉपिक में बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको हमारा ये चैट आज का कैसा लगा उस बारे में भी बताएं। हमको क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी उसके बारे में भी बताएं, क्या टॉपिक अच्छा नहीं लगा, क्या क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा उस बारे में बताएं, और आगे क्या टॉपिक्स पे सुनना चाहेंगे हमारी बात, उस बारे में हमको प्लीज़ मैसेज करके बताएं। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।